प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की रुपे कार्ड के दूसरे चरण की शुरुआत। भूटान में भारतीय कर सकेंगे रुपे कार्ड का इस्तेमाल। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि नई शिक्षा नीति का प्रदेश के हर विद्यार्थी को मिलेगा लाभ। शोध के लिए विद्यार्थियों को उपलब्ध होंगे अवसर। प्रतापगढ़ सड़क हादसे में बारात से वापस लौट रही बोलेरो खड़े ट्रक से टकराई, 14 लोगों की हुई मृत्यु। वहीं हापुड़ में संदिग्ध परिस्थितियों में 11 लोगों की हुई मौत, प्रशासन जांच में जुटा। और पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है छठ का त्योहार। आज अस्ताचलगामी सूर्य को छठ का व्रत रखने वाली महिलाएं अर्पित करेंगी अर्घ्य। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह और अब समाचार विस्तार से। भारत और भूटान के बीच आज से एक और नई कड़ी जुड़ गई है। दोनों देशों ने आज संयुक्त रूप से भूटान में रुपे कार्ड के दूसरे चरण का आगाज किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोटे शेरिंग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त रूप से इसकी शुरुआत की। अब भूटान के लोग भी भारत में रुपे कार्ड के व्यापक नेटवर्क का फायदा उठा सकेंगे। अगस्त 2018 में पीएम मोदी ने भूटान की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान वहां रुपे कार्ड के पहले चरण की शुरुआत की थी। पहले चरण के लागू होने के बाद भारत के नागरिकों को रुपे कार्ड का इस्तेमाल कर भूटान में एटीएम से पैसे निकालने और पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल का इस्तेमाल करने की सुविधा मिली। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भूटान में रुपे कार्ड के दूसरे चरण की शुरुआत होने से भूटान नेशनल बैंक द्वारा जारी किए गए रुपे कार्ड के कार्ड धारक भारत में 1 लाख से अधिक एटीएम और 20 लाख से अधिक पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल की सुविधा उपयोग कर पाएंगे। आज के बाद भूटान नेशनल बैंक द्वारा जारी किए गए रुपे कार्ड के कार्ड धारक भारत में 1 लाख से अधिक एटीएम और 20 लाख से अधिक पॉइंट्स ऑफ सेल टर्मिनल की सुविधा उपयोग कर पाएंगे। मुझे विश्वास है कि इससे भूटान के यात्रियों को भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, तीर्थयात्रा या फिर पर्यटन में बहुत सहूलियत रहेगी। इससे भूटान में डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। दोनों देशों के बीच पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस के सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से एक फ्रेमवर्क दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए हैं। इससे दोनों देशों के बीच सहयोग का रास्ता मजबूत होगा। कल हमने पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक फ्रेमवर्क दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। इससे दोनों देशों की विभिन्न संस्थाओं के बीच सहयोग का मार्ग प्रशस्त होगा। भारत ने हाल ही में अपने अंतरिक्ष क्षेत्र को प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए खोला है, बहुत बड़ा रिफॉर्म किया है। इससे कैपेसिटी, इनोवेशन और स्किल्स को बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी ने भूटान में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट गेटवे पर बीएसएनएल के साथ समझौते का स्वागत किया। भूटान में एक आईसीटी एनेबल्ड नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, इसका निर्माण करने के उद्देश्य का भी हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं। मैं भूटान के लिए 3rd इंटरनेशनल इंटरनेट गेटवे उपलब्ध कराने हेतु बीएसएनएल के साथ एग्रीमेंट का हृदय से स्वागत करता हूं। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति का लाभ हर विद्यार्थी को मिलेगा और इससे कोई भी प्रदेश अछूता नहीं रहेगा, न तो कोई क्लास। ऐसा ही प्रयास शोध के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और विश्वविद्यालय कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालयों को सीधे राज्यपाल के अधीन रखा गया है। राज्यपाल उच्च शिक्षा में काफी रुचि लेती हैं और नई शिक्षा नीति के तहत शोध में होने वाले सुधारों को लागू करने के लिए विश्वविद्यालयों को दिशा निर्देश भी कर रही हैं।
साथ ही प्रधानमंत्री की सोच को लेकर वे आगे चलने की बात करती हैं। हमारा रिसर्च वर्क पर बहुत ही उस पर ध्यान दिया गया है और रिसर्च के लिए पूरा एक फाउंडेशन बनने वाला है और वो फाउंडेशन रिसर्च के बारे में यूनिवर्सिटियों को गाइड करेगा और रिसर्च का विषय भी तय करेगा। विश्वविद्यालयों के साथ साथ नई शिक्षा समिति रिसर्च फाउंडेशन के दिशा निर्देश और मॉनिटरिंग से शोध उच्च कोटि के होंगे। जो नई शिक्षा नीति है ये फिलॉसफी ऑफ रियल एजुकेशन है। ये पूरी तरह से शिक्षार्थी केंद्रित है और जिसमें ज्ञान संवर्धन, संवेदनशीलता, चरित्र निर्माण, पारंपरिक मूल्य, छात्रों में किस तरह से करुणा, मैत्री, मुदिता का विकास हो या सच्चे अर्थों में वे कैसे मनुष्य बन सकें या उनका सर्वांगीण विकास हो, इस तरह की कोशिश हो रही है। सरकार का प्रयास है कि चाहे जो भी हो, शोध कार्य को विश्व स्तरीय होना चाहिए, जिससे देश में शिक्षा के स्तर में सुधार तो हो ही, साथ ही छात्रों का आत्मविश्वास भी बढ़े। नई शिक्षा नीति में सरकार ने ये व्यवस्था की है कि विश्वविद्यालयों को धन तो सरकार देगी, लेकिन शोध की मॉनिटरिंग रिसर्च फाउंडेशन करेगा। शोध पर विशेष ध्यान है कि समाज के लिए, मनुष्य के लिए और छात्र के लिए, तीनों के लिए शोध उपयोगी हो, जो छात्र को एक अच्छा इंसान बनाने में, समाज से सामंजस्य रखने में और अपनी जो उसकी कमियां हैं उनको दूर करने में सहायक हो। कैमरा पर्सन डॉक्टर अजय वर्मा के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। प्रतापगढ़ में बारात से बारातियों को लेकर लौट रही बोलेरो जीप खड़े ट्रक में पीछे से टकरा गई, जिसके कारण बोलेरो में सवार 14 लोगों की मृत्यु हो गई। गाड़ी में 8 पुरुष और 6 बच्चे सवार थे। इन सभी लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। बोलेरो नवाबगंज इलाके के शेखपुर से लौट रही थी कि रात लगभग 12 बजे मानिकपुर थाना के देशराज इनारा के पास पीछे ट्रक में घुस गई। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने गाड़ी को जेसीबी की मदद से बाहर निकलवाया। दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी को काटकर शवों को बाहर निकाला जा सका। सभी मृतक कुंडा कोतवाली जिरगापुर के रहने वाले थे। यहीं के संत राम यादव के बेटे की बारात में शामिल होकर लौट रहे थे। सभी मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना में दुख जाहिर करते हुए शोक संतृप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रेषित की हैं और अधिकारियों को मदद करने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह की घटनाएं पिछले साल भी सहालक के समय में बड़ी संख्या में हुई थी। सहालक के दौर में बोलेरो चलाने वाले अधिकतर लोग अनुभवी नहीं होते हैं, जिसके कारण इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। वहीं ओवरलोडिंग भी एक बड़ी समस्या है, जिसको प्रशासन को रोकना पड़ेगा। आज दिनांक 19 नवंबर को रात्रि लगभग 11:45 बजे थाना क्षेत्र मानिकपुर अंतर्गत प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर एक बोलेरो और एक ट्रक में एक्सीडेंट होने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल सीओ कुंडा सर्कल की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर जो पुलिस बल पहुंचा, उनके द्वारा घटनास्थल पर क्षतिग्रस्त बोलेरो गाड़ी से 5 डेड बॉडी बाहर निकाली गई। इसके बाद जेसीबी द्वारा बोलेरो को ट्रक के नीचे से बाहर निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया गया और जो क्षतिग्रस्त बोलेरो थी उससे 9 और व्यक्तियों की डेड बॉडी पुलिस के द्वारा बरामद की गई। इस प्रकार इस दुखद दुर्घटना में लगभग कुल 14 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। मृत व्यक्तियों में 8 पुरुष हैं जिनकी उम्र 20 से 60 वर्ष के बीच में है और 6 बच्चे हैं जिनकी उम्र 7 से 15 वर्ष के बीच में है। जनपद हापुड़ की गंगा नगरी ब्रिजघाट में 48 घंटों में 11 लोगों की जहरीली शराब के सेवन से मौत होने की संभावना से पुलिस प्रशासन सख्ते में है। मुख्यमंत्री कच्ची शराब के मामले में काफी कठोर रुख अपना रहे हैं। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को अवैध नकली शराब से हुई मृत्यु में हटा चुके हैं। शासन इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए कटिबद्ध दिखाई पड़ रहा है। इन मौतों से जिला प्रशासन पर उंगलियां उठती दिखाई पड़ रही हैं। एडीएम और एएसपी ने ब्रिजघाट पुलिस चौकी पहुंचकर मृतकों के परिजनों से बात की तथा मृत्यु के कारणों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अभी तक इन मौतों में बीमारी और हृदय गति रुकने का कारण बता रहे हैं, लेकिन गांव और परिवार के लोग इन मौतों को शराब से होना मान रहे हैं। दारू पीने के कारण हुई थी, लेकिन 9 बजे के बाद में उनके मुंह से झग से आने लगी थी। तो झग आने के कारण क्या है, मतलब जब दारू नहीं मानो अगर
पी तो उसके वो थोड़ी नहीं है, तो वो दारू के ही तो कारण हुई थी। किस कारण? 3-4 दिन में ब्रजघाट में लगभग 14 लोग मर चुके हैं। इनमें से 2 तो नेचुरल डेथ है, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो इस तरह से मरे हैं कि जैसे कुछ जवान हैं, कुछ ठीक ठाक थे, कोई बीमारी नहीं थी, तो सभी ने शराब पी थी और उसके बाद सभी मरे हैं ये लोग। इस संबंध में कोई जांच नहीं हुई, ना किसी का कोई रिपोर्ट दर्ज की गई, ना किसी का कोई पोस्टमार्टम हुआ, बल्कि 2 लोग लावारिस मिले हैं, उनका भी नहीं हुआ, वो भी ऐसे जला दिए गए हैं यहाँ पर। कल 6 डेथ की सूचना थी और आज 5 डेथ की सूचना है। कल की जांच की गई थी, जिसमें से 4 लोग बीमारी से डेथ हुई है, हार्ट अटैक से। हार्ट में हुआ था, दवा चल रही थी काफ़ी। और आज जो है डेथ हुई है उसमें एक व्यक्ति का ब्रेन हेमरेज से डेथ हुई है, उसके परिजनों ने बताया है। एक व्यक्ति 3 दिन से बीमार था, उसको भी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ब्लड टेस्ट उन लोगों ने कराया था, जिसमें उनको टाइफाइड और हड्डी के फीवर की बात सामने आई है। 2 व्यक्तियों की डेथ की बात है जो अज्ञात में हैं, उनके बारे में भी पता नहीं चल पाया उनका डिटेल क्या है कैसे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 16-17 को कुछ मौतें हुई हैं। 6 लोगों की सूचना कल मुझे मिली थी, जिसमें हम सभी लोग यहाँ प्रशासन के लोग भी और पुलिस प्रशासन के लोग भी, मैं स्वयं भी यहाँ अपने स्टाफ के साथ यहाँ उपस्थित रहा। और जो परिजनों ने जो बयान दिया है स्थानीय थाने पर, चाहे हम लोगों के सामने, उससे बात स्पष्ट ये नहीं हो पाई कि क्या पूरी तरह से स्पष्टता से नहीं कहा जा सकता कि उनकी मौत जो है शराब पीने से हुई है अथवा किसी प्रकार के शराब पीने से अथवा जहरीली शराब पीने से हुई है। उन्होंने जो बयान दिया उससे बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा जा सकता है कि उनकी मृत्यु अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कारणों से और बहुत से लोगों की बीमारी से, हार्ट अटैक से या ब्रेन स्ट्रोक से, इस तरह से मौतें हुई बताई गई। देश भर में पूरे हर्षोल्लास के साथ छठ का त्योहार मनाया जा रहा है। लोक आस्था के महापर्व के आज तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को छठ व्रतियों द्वारा पहला अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। इससे पहले गुरुवार को व्रतियों ने दिन भर उपवास रखकर शाम को भगवान भास्कर को जल अर्पित किया। जल अर्पण के बाद छठ व्रतियों ने गंगा घाट पर ही रोटी और खीर से खरना का प्रसाद बनाकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। शनिवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ महापर्व का समापन हो जाएगा। कोविड-19 महामारी के बावजूद छठ पर्व का उत्साह और उल्लास कमजोर नहीं पड़ा है। पारंपरिक छठ गीतों, लोकगीतों के गुंजायमान रहने से पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। कोविड महामारी के प्रसार को रोकने के लिए श्रद्धालुओं से दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। घाटों पर आने वालों के लिए जिला प्रशासन ने विशेष तौर पर मास्क पहनने, सैनिटाइजर का प्रयोग करने और दूरी बनाकर पूजा अर्चना करने की अपील की है। छठ घाटों पर अत्याधुनिक भीड़ रोकने के लिए श्रद्धालुओं से घरों पर ही छठ पूजा करने का आग्रह किया गया है। यूपी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने दिल्ली में छठ महापर्व के आयोजन पर दिल्ली सरकार द्वारा पाबंदी लगाए जाने को अनुचित करार दिया है। उन्होंने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोगों से घरों में पूजा अर्चना करने की अपील की है, लेकिन इस लोक आस्था के महापर्व पर किसी तरह की पाबंदी लगाना ठीक नहीं है। कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए छठ महापर्व भी किया जा सकता है। यूपी सरकार ने छठ पर्व को लेकर पूरी तैयारियां की हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने छठ पर्व की बधाई देते हुए कहा कि इस त्योहार को मनाने वाली मातृशक्ति को मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं। देखिए, छठ एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है और उसमें पूर्वांचल के लोग विशेष रूप से इस पर्व में सभी लोग शिरकत करते हैं और महिलाएं विशेष रूप से ये उनका पर्व होता है और उसके लिए तो पहले तो सबको बधाई मेरी तरफ से और हमारी सरकार की तरफ से। उन लोग के लिए एक व्यापक व्यवस्था हमारी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी ने करी है। तो मुझे लगता है कि कहीं कोरोना के अंदर कहीं सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए ये व्यवस्थाएं रखे जाए तो दिल्ली को कोई कारण नहीं बनता कि वो इस पर पाबंदी लगाए और उनको इस पर पुनः विचार करना चाहिए। ये हर जगह हो रहा है, हम लोग के यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। जब सब पर्व मन रहे हैं तो ये भी मनाना चाहिए और इसमें कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा हमारा विचार है।
उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त भाजपा प्रभारी व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांसद राधा मोहन सिंह प्रयागराज में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। आगामी 1 दिसंबर को होने वाले स्नातक और शिक्षक एमएलसी के चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति तय की तथा जीत के लिए दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार भाजपा विधिवत रूप से स्नातक और शिक्षक एमएलसी का चुनाव लड़ रही है। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि भारी बहुमत से ये सीट जीतेंगी। आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव के सवाल पर उन्होंने कहा कि अन्य दलों और भारतीय जनता पार्टी में अंतर यह है कि हमारी सरकार और पार्टी दोनों लगातार जनसेवा में लगी रहती हैं। संगठन को मजबूत करना और सरकार के माध्यम से गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लागू करवाना और उन्हें सही व्यक्ति तक पहुंचाना ही भाजपा का उद्देश्य है। बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, नंदगोपाल गुप्ता नंदी मौजूद थे। हमारी सरकार और पार्टी दोनों लगातार जनसेवा में लगी रहती है। संगठन को ही मजबूत करना और सरकार के माध्यम से गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लागू करवाना, और जो मोदी जी के द्वारा, योगी जी के द्वारा जितनी भी गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही है, तो हमारे कार्यकर्ता लगातार सक्रिय हैं। सीजनल नहीं है, हमारी पार्टी सीजनल नहीं है। बाकी पार्टी का सीजनल वर्किंग होता है, चुनाव आने पर ही होता है, लेकिन हमारा तो 12 महीना संगठन का काम, सेवा का काम चलता रहता है। वहीं प्रदेश भाजपा प्रभारी राधा मोहन सिंह ने भदोही में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और चुनाव में जीत का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हो रहे चुनाव में कार्यकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका है। वो चुनाव जिताने के लिए तन मन से जुट जाएं। विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए। पहली बार भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर स्वयं चुनाव लड़ रही है और एक जगह निर्दलीय को समर्थन दे रही है, और उसी की तैयारी के लिए क्षेत्रीय बैठकें हमारी चल रही है। 19, 20, 21 3 दिन में सभी क्षेत्रों में बैठक है। आज इलाहाबाद में, इलाहाबाद झांसी स्नातक क्षेत्र की बैठक है, कल बनारस की बैठक है, और हमारे सारे नेता इन तमाम क्षेत्रों में 1 तारीख तक चुनाव कराने के बाद लखनऊ लौटेंगे। मेरा पहला प्रवास आज इलाहाबाद का है, कल बनारस और परसों मुरादाबाद रहने वाले हैं। और ये जो स्नातक और शिक्षक हैं, तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के साथ का जो अवधारणा है हमारा, उसी को मजबूती प्रदान करने के लिए शिक्षक और स्नातक क्षेत्रों में हमारे उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारी जीत बीजेपी को मिलेगा। कन्नौज में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मेडिकल कॉलेज में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और आगामी 1 दिसंबर को एमएलसी चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताने की रणनीति तैयार की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वो पूरी ईमानदारी से चुनाव को जिताने में सहयोग करें। इससे पहले तिरवा की रानी के घर में आयोजित एक कार्यक्रम में कन्नौज में सपा शासन काल में हुए अनैतिक कार्यों की याद दिलाई। भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने भी एमएलसी चुनाव के मतदाताओं से वोटों की अपील करते हुए कहा कि सपा शासन काल में सत्ता का दुरुपयोग किया जाता था। उन्होंने सभी से अपने मतों का प्रयोग निर्भीक होकर करने के लिए कहा। उस सत्ता के लूट के कारण से उन नेताओं के परिवारजनों के साथ साथ उनके चेहरे चमचों के मकान बनते थे, कोठियां बनती थी, महल बनते थे। हम सब ने अपने जनपद में देखा कि अब समाजवादी पार्टी को जिस प्रकार से मौका मिला, तो किस प्रकार से समाजवादी नेताओं की कोठियां बनने लगी। लेकिन मित्रों, आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, तो योगी जी के एक ईमानदार नेतृत्व के कारण से आज हम गर्व के साथ इस बात को कह सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश के भीतर इस देश के भीतर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कोठियां नहीं बन रही हैं, नेताओं के बंगले नहीं बन रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं की कोठियां बंगले नहीं बन रहे हैं। अगर बंगले मकान बन रहे हैं तो आज गरीब का मकान बन रहा है, गरीब का घर शौचालय बन रहा है, गरीब के घर में आज उज्ज्वला गैस का कनेक्शन आ रहा है, गरीब के घर में बिजली का कनेक्शन आ रहा है। आज कोई भी योजना बन रही है तो गरीब के उत्थान को लेकर बन रही है। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं एक विराम। माँ से अच्छा कौन जाने माँ के मन के टुकड़े को, कब चाहे प्यार कब चाहे दुलार,
माँ से अच्छा और कोई नहीं जानता कि बच्चे के पैदा होने के 1 घंटे के अंदर माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध ही पिलाना चाहिए। यही कुदरती शक्ति है जो बच्चे को हर बीमारी से लड़ने की शक्ति देती है। सब जानती है ना। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। लेकिन 25 लाख नवजात शिशुओं की मृत्यु विश्व में हर वर्ष हो जाती है। हर शिशु की रक्षा के लिए हम विश्व की सर्वोत्तम तकनीकों को प्रदेश में लागू कर रहे हैं। एसेंसियल KMC लाउंज, कंगारू मदर केयर, उत्तर प्रदेश। स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान की ओर बढ़ते कदम, अनमोल जीवन की शुरुआत नवजात शिशु की देखभाल के साथ। आइए मिलकर सुनहरे भविष्य की नींव रखें। बरेली जिले की किसान सहकारी चीनी मिल सहित जिले की सभी 5 चीनी मिलों में पेराई सत्र की शुरुआत हो गई है। पेराई सत्र के दौरान कोरोना को लेकर सरकार की गाइडलाइन का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। जिले में इस बार पेराई सत्र निर्धारित समय पर शुरू किया गया है, जिससे किसान काफी खुश हैं। मिलों में मिलने वाली सुविधाओं से भी किसान उत्साहित हैं। गन्ना लेकर आने वाले किसानों के हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है तथा मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही गन्ना लाने वाले वाहनों पर रिफ्लेक्टर भी लगाए जा रहे हैं ताकि उन्हें दुर्घटना से बचाया जा सके। कोई दिक्कत नहीं, आते ही हाथ धुलवाते हैं सैनिटाइजर से और जल्दी 4-5 घंटे में खाली हो जाती है ट्राली और कोई वो नहीं होती है। यहाँ फायदा बहुत हो रहा है साहब, द्वार के पेमेंट भी अच्छी करती है और 4-5 घंटे में खाली होकर वापस भी चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। मास्क भी मिलता है, कोई दिक्कत जिसको लगा के नहीं आता उसे तुरंत मास्क मिलता है और कोई तकलीफ नहीं होती है। यहाँ पेमेंट भी बढ़िया है, यहाँ द्वार के सबसे फर्स्ट नंबर पर चल रही साहब। तो यहाँ जब आते हैं गन्ना लेके चीनी मिल में तो सैनिटाइजर से हाथ धुलवाए जाते हैं, मास्क दिया जाता है और द्वार के चीनी मिल का पेमेंट भी बहुत बढ़िया है। 30 अप्रैल तक का पेमेंट कर दिए हैं जी और आगे है जल्दी तैयारियां बता रहे हैं। यहाँ के अधिकारी पेराई सत्र भी समय से शुरू हो गया है जी और किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है जी। और पर्ची जो हैं तो वो मैसेज से जाती हैं। दलाली यहाँ जो है बंद करवा दी है मिल अधिकारियों ने। अब दलाली बहुत मतलब जो होती थी वो बिल्कुल ख़त्म करवा दिया है। पूरी सुविधा दी जा रही है और यहाँ जो किसान आते हैं हम ही आते हैं तो यहाँ मतलब जो भी है सब समस्या का समाधान होता है। हम पेराई सत्र खुश हैं। कोरोना की वजह से इस बार पहली बार जो पेपर पर्ची आती थी उसको बंद कर दिया गया। SMS के माध्यम से किसानों को पर्चियाँ भेजी जा रही है जिससे कि उसे कहीं भागना ना पड़े। बाकी हर मिल गेट पे और क्रय केंद्रों पे सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई, हाथ धुलने की व्यवस्था की गई जिससे कि उन्हें कोई कोरोना जैसे महामारी से न जूझना पड़े। और उनकी और जो भी समस्या आ रही है, समस्या से अभी फिलहाल में अभियान इस समय चल रहा है सड़क सुरक्षा अभियान, जिसमें रिफ्लेक्टर हर ट्रैक्टर ट्राली में रिफ्लेक्टर लगाया जा रहा है जिससे कि एक्सीडेंट ना हो। जनपद बलरामपुर में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर्स की दुकानदारी अब आगे बढ़ने लगी है। जिले में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत बलरामपुर में लगभग 1485 से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ दिया जा चुका है। लॉकडाउन में रेहड़ी पटरी दुकानदारों के ठप हो चुके व्यवसाय अब प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ पाकर रफ्तार पकड़ने लगे हैं। जिले में 2575 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 1911 आवेदन को जांच के उपरांत स्वीकृत किया गया है, जिसमें 1485 स्ट्रीट वेंडरों को ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है। दुकानदारों ने बताया कि हम लोग काफी परेशान थे, हमारे पास पूंजी भी समाप्त हो गई थी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना द्वारा मिली सहायता से हमें रोजगार बढ़ाने में मदद मिल रही है। लीड बैंक मैनेजर डॉक्टर NR बिश्नोई ने बताया कि जिले के सभी बैंकों द्वारा प्राथमिकता से स्ट्रीट वेंडरों के आवेदन पर कार्रवाई की गई है। हमारे पास 2575 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से 1897 लोगों का सैंक्शन किया था बैंकों ने, विभिन्न बैंकों ने, जिसमें से 1481 लोगों को लोन दिया जा चुका है और बाकी प्रक्रिया अधीन है, सो जल्द ही दे दिया जाएगा।
जो भी अप्लाई कर रहा है उस पर तुरंत निस्तारण की कार्रवाई कर रहे हैं और हमारे ज़िले के बैंकर्स बहुत ही एग्रेसिव तरीके से उन्होंने इस स्कीम को सफल बनाया है और यहाँ स्ट्रीट वेंडर्स को इस स्कीम से बहुत ही कोरोना पीरियड का जो डेफिसिट था उससे उबरने में बहुत मदद मिली है। इंडिया द्वारा पैसा मिला है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भेजा था, उसी से हमने अपना दुकान बढ़ाया। बहुत परेशान थे लेकिन जो मोदी जी ने सहायता दिया उसके लिए आप उनको धन्यवाद कहता हूँ और हमारा काम ऐसे चल रहा है। बहुत अच्छा हुआ जो उन्होंने मतलब पैसा दिया, नहीं हम परेशान थे। लॉकडाउन में हम लोग का व्यवसाय बंद हो गया था, पूंजी भी खत्म हो गई थी। ऐसे में प्रधानमंत्री जी स्वर्गीय निधि योजना के हम लोगों को 10,000 रुपये का लोन मिला। लोन मिलने के बाद उससे हम लोग अपना व्यवसाय आगे बढ़ाया। बढ़ाने के बाद में प्रधानमंत्री जी मोदी जी और योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। लॉकडाउन में हमारा लोग का व्यवसाय बंद हो गया था, पूंजी भी खत्म हो गई थी। ऐसे में प्रधानमंत्री जी के सेवा निधि योजना से हम लोग 10,000 रुपये की सहायता लोन दिया और हमें अपना व्यवसाय उससे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी से और जी से बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। श्रावस्ती में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले में पराली जलाने वाले 65 किसानों पर प्रशासन ने 2,12,500 रुपए का जुर्माना लगाया है। प्रशासन की सूची में सबसे अधिक जमुनहा तहसील तो सबसे कम एकौना के किसान शामिल हैं। किसानों पर यह कार्रवाई लेखपालों की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। जनपद में फसल अवशेष जलाने वाले किसानों को अब आर्थिक दंड भी मिलना शुरू हो गया है। इस आर्थिक दंड की पहली सूची प्रशासन ने जारी कर दी है। कार्रवाई के बाद किसानों में हड़कंप मच गया है। वहीं पराली जलाने पर कार्रवाई में श्रावस्ती जनपद टॉप 10 जनपदों में से एक है, जहां पर पराली जलाने को लेकर किसानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि किसानों के साथ प्रशासन सलीके से पेश आए और उनको जागरूक करे, जिससे पराली न जलाएं। पराली जलाने से जो उर्वरा शक्ति नष्ट होती है उससे काफी नुकसान, पर्यावरण को भी नुकसान होता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए किसानों को जागरूक किया गया, किसानों को बताया गया, लेकिन फिर भी किसानों ने इसमें पराली जलाई, जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई जनपद में। तो इस समय जो किसानों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हुई उसमें से 81 फार्मर हैं जो इन्होंने जलाया और बाकी जो सैटेलाइट के द्वारा भी पकड़े गए उन पर कार्रवाइयाँ की गई, जिसमें 65 किसानों को अभी तक गिरफ्तारी की गई और जुर्माना लगभग 2 लाख के आसपास अभी तक लगाया जा चुका है। और आगे अगर किसान पे जो भी पराली यहाँ पे पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पे इस बार अधिकतर कंबाइन से ना कट करके हाथ के द्वारा काटा गया, जो कि थ्रेसिंग के बाद में जो पैरा ढेर लगा है उसको किसान जला दे रहा है। उन पराली को निराश्रित गौशालाओं में भी भेजा जा रहा है और यहाँ पे 403 गड्ढे खुदवा दिए गए हैं मनरेगा योजना अंतर्गत, जो कि पराली को उठाकर गड्ढों में डाल करके उसको सड़ाया जा रहा है डिकम्पोजर के माध्यम से। राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित गांगे डॉल्फिन अब विलुप्त होने की कगार पर है। विलुप्त प्राय इस जीव का कुनबा बाराबंकी जिले में करीब 70 किलोमीटर क्षेत्र में फैली सरयू नदी व शारदा नदी में 3 दर्जन से अधिक देखने को मिला है। इनके संरक्षण के लिए वन विभाग ने डॉल्फिन टास्क फोर्स के साथ साथ डॉल्फिन मित्र का गठन किया है, जो लगातार सरयू नदी के घाटों में दिन रात गश्त कर इनका संरक्षण कर रहे हैं। जिला वनाधिकारी एसके तिवारी ने बताया कि गांगे डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है। इनके संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 74वें स्वतंत्रता दिवस पर जिक्र किया था, जिससे हमने प्रेरणा लेकर डॉल्फिन संरक्षण के लिए जिले में वन विभाग की एक टीम गठित की है और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जागरूक कर डॉल्फिन मित्र का भी गठन किया गया है, जिससे गांगे डॉल्फिन की अच्छे से देखभाल की जा सके। बाराबंकी जिले में करीब 3 दर्जन से अधिक की संख्या में गांगे डॉल्फिन मौजूद हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डॉल्फिन के संरक्षण के संबंध में संदेश दिया गया, जिससे प्रेरणा लेकर बाराबंकी वन प्रभाग में डॉल्फिन की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु घाघरा नदी के सटे हुए गांव में लोगों को जागरूक कर डॉल्फिन मित्र के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। परिणाम स्वरूप कई डॉल्फिन का शारदा सहायक नहर से रेस्क्यू करके घाघरा नदी में सफलतापूर्वक छोड़ा गया है। वन विभाग की टीम का गठन किया गया है, जो डॉल्फिन के सुरक्षा, संरक्षण और रेस्क्यू में लगातार प्रयासरत रहती है। डॉल्फिन के लिए इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।